ठीक है जी, बेसिक्स हमारी कंप्लीट हो गई हुई हैं। वैसे हम अपने प्लानर से एक दिन आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब मैं कभी भी छुट्टी कर सकता हूँ, कोई भी। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं R1 को। R1 के जो कंटेंट्स हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। FA1 में अगर आपको याद हो, हमने जब सिलेबस आइडेंटिफाई किया था, सिलेबस में हमारे पास 3 ग्रिड थे, ग्रिड A, ग्रिड B और ग्रिड C। जो ग्रिड ए था, मेनली यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीखनी थी बनाना, और इसकी जो वेटेज थी वो अराउंड 35 से 45 मार्क्स तक की वेटेज थी ग्रिड ए की, जो भी हम बाद में जाएंगे। फिर ग्रिड बी है हमारे पास, डैट वाज अबाउट ईपीएस एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसकी वेटेज जो है थी वो 20 से 30 नंबर की थी। और ग्रिड सी जो है थी, इसकी वेटेज अप टू 40 नंबर की थी। 40 नंबर का पेपर यहाँ में से आना था। हम स्टार्ट करें ग्रिड सी से, और ग्रिड सी मेनली हमारा डील करेगा जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं उससे रिलेटेड, कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे उनको हम लेके चलते हैं, कैसे हम उनको टेकअप करेंगे, कैसे उनकी अकाउंटिंग होगी, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारे के सारे हमने क्या करने हैं यहाँ पे देखने हैं। मेनली ग्रिड सी में जो टॉपिक्स हमारे बनते हैं वो है IAS 16, जो सबसे बड़ा है, और इसकी जो टेस्टिंग लेवल है वो T2 है। इसका मतलब इस टॉपिक में से मैक्सिमम 20 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है, और ये हर हाल में आना ही आना है। हर अटैम्प्ट में 20 नंबर का सवाल IAS 16 में से आपको मिलना ही मिलना है, ये कंफर्म है, वाजिब है, जो आपने करना ही करना है। इसके अलावा इसके साथ जो और स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व हैं, IAS 40 है, IAS 20 है, IAS 23 है और IAS 36 है, ये भी हैं। या तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछता है IAS 16 में से, या वो इन तमाम स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछ रहा होता है, जो 4 से 5 दफ़ा वो पूछ चुके हैं। अप्रोच यही है, बट हर हाल में IAS 16 जो है वो पेपर में टेस्ट होना ही होना है। IAS 16 की इम्पॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि IAS 16 में से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अप टू 20 मार्क्स, ये कंफर्म है आने हैं। उसके अलावा जो हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे वो 3 और टॉपिक्स में लाजमी टेस्ट होते हैं। अगर आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा तो कैश फ्लो के क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट्स होती हैं बाय द मार्क्स, वो डेप्रिसिएशन की हैं, वो उसने यहाँ पे टेस्ट करनी ही करनी है। मतलब ये अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछने के बावजूद ये क्या करेगा, कैश फ्लो में जाके उसकी एडजस्टमेंट पूछेगा। हर पेपर में, हर कैश फ्लो के सवाल में जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट होती है वो डेप्रिसिएशन की होती है। उसके अलावा आपके पास एक और टॉपिक होगा, डैट वाज करेक्शन ऑफ एरर्स। इस करेक्शन ऑफ एरर्स में से हम पास्ट पेपर्स करेंगे अराउंड जितने भी हैं, आप देखेंगे, गौर भी करेंगे कि उन पास्ट पेपर में जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है ना एरर्स की, वो डेप्रिसिएशन की होती है। तो अगर करेक्शन ऑफ एरर पूछेगा तो वहाँ भी उसने ये आपसे लाजमी पूछना है। और तीसरा टॉपिक आपका होगा IAS 8 का, चेंजेस इन एस्टिमेट पॉलिसीज़ एंड एरर्स। इसमें भी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके लेवल के ऊपर एरर्स या पॉलिसी की चेंजेस हैं वो किसकी होंगी, डेप्रिसिएशन की होंगी। तो वो यहाँ भी पूछ रहा होगा। तो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछेगा। अगर ये कैश फ्लो का सवाल आया उसमें भी इसकी एडजस्टमेंट देगा। अगर एरर्स का सवाल आया वहाँ पे भी इसकी एडजस्टमेंट देगा। और अगर IAS 8 का सवाल आया, जितने भी पास्ट पेपर में सवाल हैं IAS 8 के, वहाँ पे जो एरर्स जो हैं वो किससे कर रहे हैं, रिलेट डेप्रिसिएशन से कर रहे हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है, इंडिपेंडेंटली भी आस्क होगा, और ये दूसरे टॉपिक्स के साथ मर्ज हो के भी चल रहा होगा। इसलिए आपके सिलेबस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो IAS 16 का। ये अराउंड पेपर में 25 से 30 नंबर अकेला यही स्टैंडर्ड ले जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हुए, दूसरों के साथ मर्ज होते हुए 25 से 30 नंबर क्या कर जाने हैं, इसने हमेशा ले जाने हैं। तो इसके ऊपर हम आपके पास प्लानर होगा, अराउंड हम इसके ऊपर 4 हफ्ते लगाएंगे। इसको हमने हर एंगल से कवर करना है ताकि कोई किसी किस्म की हमारे पास कमी ना हो, और हमने पेपर में इस एरिया में से मार्क्स सिक्योर करने हैं।
ये कंसेप्चुअली एरिया आसान है, बट इसके प्रैक्टिस मटेरियल इतना ज़्यादा है, हमारा मेन टाइम जो लगना है वो प्रैक्टिस के ऊपर ही लगना है। कंसेप्चुअली इतनी मुश्किल एरिया नहीं है। मुश्किलात कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही होती है, जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं IAS 16 को, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट IAS 16 पे जंप नहीं करूँगा FR1 के। पहले मैं नॉन करंट एसेट की थोड़ी सी बेसिक्स पे जाऊँगा, थोड़ी सी हम बेस बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पे होगा। पहले थोड़ा सा आसान चीज़ें करते हैं, उसके बाद जो होगी R1 के लेवल की वो हम आई गेस सैटरडे को या मंडे को शुरू कर रहे होंगे। अभी हमने अपनी बेस बिल्ड करनी है इनसे लेके, ताकि हमारे जो आगे जाके चीज़ें हैं वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स की। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स किसे कहते हैं सबको पता है, हमने डिस्कशन की है। कोई भी रिसोर्सेज जो एंटिटी कंट्रोल कर रही है, जो एंटिटी के पास हैं, एंटिटी ऑन करके बैठी, जिसके बेनिफिट्स उसको मिल रहे होंगे, वो एसेट्स कहलाते हैं। आपके बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या? आपने कारोबार शुरू करना है, कारोबार शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? एसेट्स। अब एसेट्स के बगैर कारोबार शुरू कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। इवन आपने अगर कैपिटल भी लेके आना, कैश ही लेके आएंगे, कैश भी क्या होगा, एसेट होगा। चले ना, हम एक एसेट की एग्जांपल ले देते हैं। आप CA में आए हुए हैं, नहीं होता, क्या करेंगे आप? फिर आई कैप से लेते हैं बदला। आप आई कैप के सामने जाके ना एक समोसे की रेडी लगा लेते हैं। ये प्लान बी तो होने चाहिए ना। अगर प्लान ए काम नहीं किया, अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगती गई, तो प्लान बी तो होना चाहिए। अगर आई कैप आपको पास नहीं करता, 3-4 साल लग जाते हैं, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर आप बदला लेंगे। जहाँ पे आई कैप के पेपर होंगे या जहाँ पे भी हॉल बनेगा, वहाँ पे जाके क्या करेंगे? हम लगा लेंगे रेडी समोसे की। अब समोसे की रेडी लगाने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा आपको? रेडी। अब रेडी इटसेल्फ एसेट है कि नहीं? क्या रेडी के बगैर आप एसेट चला सकते हैं? वो स्टॉल चले, रेडी एसेट है, और एसेट है कि नहीं? देखा, कारोबारी पक्के हैं सारे, तीनों एसेट्स हैं। और कढ़ाई जिसमें तलना है, ऑयल, चलो ऑयल इन्वेंट्री में ले आते, चले वो भी वैसे एसेट ही है, इन्वेंट्री है। चलें 3 एसेट्स हो गए, और प्लेट्स 4 हो गए, और ओ भाई पहले समोसा तो बना ले, तुझे पहले केचप की पड़ गई है, पहले सामान तो पूरा कर ले। ये वही हिसाब हुआ, ये वही हिसाब हुआ कि जी रिमोट ले लिया, गाड़ी बाद में लूँगा। समोसा तो बना ले पहले यार, वो पहले समोसे बना तो ले, केचप पहले ले आया है। बेंच, ये भी एसेट हो गया। और बताएं भाई, आपका साइड बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ मैं, अल्टरनेटिव प्लान बी पे है, बताएं। हाँ, गिलास जग पानी पीने के लिए। चलें, और इसका मतलब अगर आपने रेडी लगानी, अभी हमने समोसे बनाए भी नहीं है, हमारी इन्वेंट्री नहीं आई, आटा नहीं आया, आलू नहीं आए, लेकिन एसेट सारे हमारे पास आ गए हैं। अब वो एसेट्स आ गए हैं, अब हम जाएंगे, इन्वेंट्री लेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, और कह रहे होंगे कि एक कैफ का बच्चा 16,500 कमाता है आर्टिकल्स में, हम देखें 20,000 कमा रहे हैं समोसे बेच के। क्योंकि यही कहता है ना वो आज़ाद चाय वाला कि जी आप सब कुछ छोड़ें, जाके अपनी लगा लें रेडी, वही बहुत है, 30 दिन में आप इतने कमाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हालांकि वो झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ आपको रेवेन्यू बताते हैं। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं, सिर्फ आपको रेवेन्यू बता रहे होते हैं कि जी इसने एक महीने में 1.5 लाख कमाया। वो 1.5 लाख नहीं कमाया, वो 1.5 लाख की सेल्स बता रहा होता है। उस सेल्स में GP कितना होता है किसी को नहीं पता, नेट प्रॉफिट कितना होता है नहीं पता। वो अगर बताए ना तो आप इनको मारे पकड़ के यूट्यूबर्स को कि कितना झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। हाँ, तो यही है ना, जैसे वो कौन सा है बतख भाई, वो कहता है जी मैंने इतने अपने व्यूज़ से पैसे कमा लिए हैं कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो मेरी 7 जनरेशन जो हैं वो खा सकती हैं। क्या उसका कंटेंट है? कुछ भी नहीं है। डैट इज़ द रीज़न। और वो आप लोग बाय कर रहे होते हैं। अब वो जो चाय वाला है उसका क्या कंटेंट है जी? आप अपने MBA की डिग्री छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, जाके उसी यूनिवर्सिटी के सामने आप लगा लें रेडी, कुल्फ़ियाँ बेचें। अगर कुल्फ़ियाँ बेचने वाले इतने खुशहाल होते हैं तो घरों में क्यों तबाहियाँ होती हैं? अगर ये रियलिटी है, वो रेवेन्यू बताते हैं, और रेवेन्यू बताते क्या कर रहे होते हैं? आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं। प्रॉफिट कितना कमाया, ये बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा कहते हैं जी अपना बिजनेस करें, अपना बिजनेस करें। एक चीज़ होनी चाहिए कि हर बंदा अपना बिजनेस नहीं कर सकता, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। ये साफ सीधे ये है ही रियलिटी। अल्लाह का निज़ाम भी यही है, हर बंदा हर चीज़ थोड़ी अटेन कर सकता है। अगर हर बंदा बिजनेसमैन तो लेबर कौन बनेगा?
काम कौन करेगा? तो दूसरा जो कहते हैं जी आप अपना बिजनेस करें, बड़े बेनिफिट्स हैं ये और वो, कोई बेनिफिट्स नहीं है। आप लगाएं रेडी समोसे की, कल को आपको पड़ गई इमरजेंसी, आप 1 रुपये का भी लोन ले सके दिखा दें, आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिल रहे होंगे। ऑन अदर साइड अगर आप अच्छी नौकरी पे, अच्छे जॉब पे आपको मिल रहे होंगे, जैसे मिज़ान बैंक का जो CEO है उसकी सैलरी जो है वो 44 मिलियन रुपीज़ है, 4 करोड़ 40 लाख पर मंथ कमाता है बंदा, मिज़ान बैंक का CEO। अब वो CEO जिसने 8 घंटे की जॉब करनी है, जिसकी पर मंथ सैलरी 44 मिलियन है, वो ज़्यादा बेहतर है कि जिसने आज़ाद चाय वाला की वीडियो देख के रेडी लगाई है, वो बेहतर है? इंडिपेंडेंस कहाँ पे है? समटाइम इंडिपेंडेंस से ज़्यादा बेनिफिट्स भी देखने पड़ते हैं, कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती है। लेकिन ये व्यूअरशिप के चक्करों में ना हमारी आवाम को मिस गाइड किया रही, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनाया हुआ है, हर बंदा ट्रेडर है, हर बंदा बिजनेसमैन है, ये चीज़ें हो रही होती हैं। चलिए हम वापस समोसे की रेडी पे आते हैं। तो रेडी जो हमारा मेन बिजनेस है, अब कैचअप भी हमने ले लिया, चलिए जी कैचअप बहुत नीड पे था, कैचअप भी बाय कर लिया। अब कैचअप भी हमारा क्या है? एसेट ही है, इन्वेंट्री में है, कंज्यूमेबल्स है, इस्तेमाल होता रहेगा, ख़त्म होगा। अब इस रेडी में बताएं करंट एसेट्स कौन से होंगे और नॉन करंट एसेट्स कौन से होंगे? चलें, रेडी इटसेल्फ कौन सा है? नॉन करंट एसेट है। अब जब तक है जान तो वही चलाना है हमने, वो आप भी चलाएंगे, बच्चे कहेंगे बड़े हो जाएंगे बस ये करना है, कहेंगे यार मैं भी क्या से ये करना है, मैं भी कैफ की 4 अटेम्प्ट लगा के रेडी पे तो भी यहाँ पे आएगा। तो रेडी एक नॉन करंट एसेट हो गया। और कौन सा होगा? सिलेंडर नॉन करंट एसेट है। और कटर, सॉरी ये लेनी थी, सॉरी ये भी बाय कर लिया ना, वो एसेट बाद में इनोवेशन पे आ गया। तो कटर भी क्या हो गया हमारा? नॉन करंट एसेट हो गया। और वो जो कढ़ाई होगी वो भी नॉन करंट एसेट है। ये लॉन्ग टर्म चलने हैं, इनके बेनिफिट्स जो हैं हम 1 साल से ज़्यादा लेके चल रहे होंगे। फिर करंट एसेट्स कौन से होंगे? कैचअप करंट एसेट है कि नहीं? आप लेके आएंगे, कंज्यूमेबल है, इन्वेंट्री में ख़त्म हो जाएगा, फिर ले आएंगे महीने बाद, नहीं वो कंज्यूमेबल्स में आएगा, वो भी इसमें आ जाएगा। और क्या आएंगे इसमें? ऑयल कंज्यूमेबल्स में है। फिर जो आपने फ्लोर लिया होगा वो इसमें आ रहा होगा, रोल पट्टी देख नहीं, हमने प्लेटें खरीदी थी, वो हमारे नॉन करंट एसेट है। नहीं डिस्पोजेबल नहीं, हम अमीर लोग थे थोड़े से। तो इसका मतलब आप सबको पता है कि आपका मुस्तकबिल क्या है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें किसी भी बिजनेस में एसेट्स जो हैं करंट भी हैं, नॉन करंट भी हैं। जो करंट एसेट्स हैं ना, उनकी अकाउंटिंग्स हमारे सिलेबस में नहीं है। पूरे सिलेबस में जाके एक जगह पे इन्वेंट्री पढ़ेंगे, वो करेक्शन फेरर होगी, थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि IS2 क्या है और बेसिक नॉलेज हम वहाँ पे ले लेंगे। इसलिए उसके लिए हमें जाके IS2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं CMA वगैरह, CMA पढ़ी हुई है या अभी पढ़ रहे हैं? अगर आप CMA अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके आप IS2 डिटेल में कर लेंगे, इसलिए आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो आपके पास करंट एसेट आएंगे वो डेटर्स के होंगे, वो हम कैश फ्लो में इस्तेमाल करेंगे जाके। तो कैश फ्लो में हम एक दिन पे जाके उसको देख लेंगे। इसके अलावा करंट एसेट्स की हमें कोई डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है R1 में। हाँ, नॉन करंट एसेट्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 40 नंबर हैं हमारे सिलेबस के, जो सारे किससे रिलेट कर रहे हैं? नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रहे हैं। कैसे हमने इनको लेके चलना है, कैसे हमने इनको रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या इनकी अकाउंटिंग होगी, सब कुछ हमने करना है। अब रेडी आपने लिया, रेडी की वैल्यू चेंज हो रही है हर साल, आपने कैसे रिपोर्ट करनी है, जितने की रेडी ली है उतने की के हर साल की वैल्यू पे। तो ये तमाम चीज़ें क्या हमने सीखनी है। अब उसके बाद हमारे पास जो एसेट्स तो हमें पता है करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स हैं। सिलेबस में मेन कंसर्न किसका है? हमारा नॉन करंट एसेट्स का है, हम वो लेके चलेंगे। अब नॉन करंट एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इनटेंजिबल और दूसरे होते हैं हमारे पास टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इनटेंजिबल कौन से होते हैं? वो तमाम एसेट्स जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या है? नॉन करंट और इनटेंजिबल एसेट। जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, लाइसेंस हो गए हैं, कॉपीराइट्स हो गए हैं, ट्रेडमार्क्स हो गए हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वेबसाइट है। अब वेबसाइट एसेट होता है आपका, बट वो इनटेंजिबल एसेट है, लॉन्ग टर्म चलती है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, ये सारे क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनटेंजिबल से जो डील करता है स्टैंडर्ड वो IAS 38 है। ये आप अगली अटैम्प्ट में जाके FAR 2 में पढ़ रहे होंगे, ये वहाँ का पार्ट है, इसको हम वहाँ पर रिलेट करके देख रहे होते हैं। हमारे सिलेबस में कौन सा पार्ट है? सिर्फ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। और जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे IAS 16, इसी का थोड़ा सा एडवांस जगह पढ़ेंगे वर्जन ऑफ FAR 2 में, और उससे का थोड़ा सा जाके एडवांस
पढ़ेंगे वर्जन ऑफ एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो अगर आपकी यहाँ पे बेस बन जाती है IAS 16 की, डैट विल हेल्प यू इन FAR2 एज वेल एज इन एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ऑडिट में जाके जो आपके मेन प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो नॉन करंट एसेट्स के ऊपर ही आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाके भी स्टैंडर्ड जो है इस्तेमाल होगा, नॉट ओनली इन रिपोर्टिंग, ये हर जगह पे जाके क्या हो रहा होगा, ये स्टैंडर्ड आपका इस्तेमाल हो रहा होगा। R1 में, R2 में, ऑडिट में, ये 3 पेपर्स में तो इसने लाजमी इस्तेमाल होना है इसने। अब इंटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें कौन कौन से आएंगे? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, मोटर व्हीकल है, ये सारे क्या हैं? आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। इसको हम कलेक्टिवली किस वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कह रहे होते हैं, PPE। कि जहाँ पे भी PPE का वर्ड आ जाएगा उसका मतलब ये तमाम टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं? लेकर चल रहे हैं। अब PPE, अगर आप PPE को एक्सप्लेन करना चाहें तो PPE को एक्सप्लेन करने का क्राइटेरिया क्या है, या कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम एज अ PPE जो क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? वो तमाम टेंजिबल आइटम्स या वो तमाम टेंजिबल एसेट्स जो आप अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करेंगे, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा होगा और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास मौजूद हैं, इनमें से किसी एक पर्पज़ के लिए। कौन कौन सा हो सकता है? या तो आप इन एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, या सर्विसेज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्लांट लेके आ गए हैं, आप मशीन लेके आ गए हैं, मशीन लगा ली है और उस मशीन से आप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, बिकॉज आप उस एसेट को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ला के लगाया जनरेटर, जनरेटर यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल कर रही हैं, इनका क्या है? जनरेटर, ये PPE में शुमार हो रहा होगा। अगर यही इनका बिजनेस हो, ये जनरेटर लेके आते हैं, जनरेटर रेंट पे देते हैं, जनरेटर खुद खरीदा, जनरेटर रेंट पे दिया, को मालिक होना जनरेटर का यही है, तो इनके लिए क्या कहलाएगा? ये जनरेटर PPE ही कहला रहा होगा कि ये मालिक है। या आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किसी भी एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा? PPE कहला रहा होगा। ये MCQs है। ये जो 3 बातें लिखी हुई हैं इसमें से वो आपसे MCQs पूछ सकता है, बताएं जी कौन सी ऐसी चीज़ है जो PPE के क्राइटेरिया में नहीं आ रही होती, तो इन तीनों के अलावा कोई भी चीज़ होगी वो नहीं आ रही होगी। अब वो 3 चीज़ें हैं, आप किसी भी एसेट को इन तीनों में से किसी भी एक यूज़ के लिए ले आए तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में शुमार हो रहा होगा। या तो खुद यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, या उसको रेंट आउट किया हुआ है, या आप उसको एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? आपका PPE कहला रहा होगा। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक बिल्डिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आप इसको इस्तेमाल कर लें एज आ, इसमें ला के मशीनें लगा लें, प्रोडक्शन करें, बेचते जाएं। अब ये क्या कहलाएगी? आपकी फैक्ट्री कहलाएगी। यही बिल्डिंग ये आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रीट होगा। यही बिल्डिंग है, मशीनें निकाल लें, इस बिल्डिंग को आप रेंट पे दे दें, यही बिल्डिंग क्या ट्रीट होगी? आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट होगी। इसी बिल्डिंग में से मशीनें निकाल लें और अपना एडमिन स्टाफ बना लें, अपना ऑफिस बिठा लें, तब भी ये बिल्डिंग क्या होगी? ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही ट्रीट हो रही होगी। तो इन तीनों में से किसी भी एक पर्पज़ के लिए कोई भी आप एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे होंगे? PPE कह रहे होंगे। द थिंग इज़ डैट इसका बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। वो ना हो कि 3 माह के लिए बिल्डिंग रेंट पे दे दी है, वो नहीं, मोर देन अ ईयर इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलने चाहिए। हाँ हाँ, वो आपकी पर्सनल गाड़ी है, वो इसमें नहीं आएगी। यहाँ बिज़नेस के बेनिफिट्स हैं, ये सिर्फ बिज़नेस की बात हो रही है। पर्सनल, हमने कल जब बेसिक्स पढ़ रहे थे हमने वहाँ बात कर ली थी कि जो पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल चीज़ें हैं वो हम कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे यहाँ पे। हम सिर्फ बिज़नेस के बेनिफिट, बिज़नेस की चीज़ों की बात करेंगे, पर्सनल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पेपर में MCQs आ सकता है कि क्राइटेरिया क्या है किसी भी एसेट को PPE में शुमार करने के लिए, PPE में टेकअप करने के लिए। तो इन तीनों में से कोई भी एक बात पूरी हो जाए तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में शुमार कर रहे होंगे। गॉट इट? अब ये चीज़ वैसे बेसिक्स है कि हमने नॉन करंट एसेट्स में और इन्वेंट्री में फ़र्क भी तलाश करना होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड एसेट? एक ऑफिस, एक बिजनेस है, बिजनेस जाते हैं, जाके जनरेटर बाय करते हैं और ला के अपने
बिज़नेस में इंस्टॉल कर लेता है कि ठीक है जी जनरेटर हम ले आए हैं, बिज़नेस में लगा दिया, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो उसने ला के लगाया है, इस्तेमाल करेगा, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसा इसको मिलेगा। ये जो ख़ुद अपने इस्तेमाल के लिए लेके आ रहे हैं, बिज़नेस में इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। ऑन अदर हैंड एक और बिज़नेस है, और इस बिज़नेस का मेन बिज़नेस ही क्या है कि ये जनरेटर जो है सेल करता है, ये जनरेटर बेचता है। अब इसके पास जनरेटर पड़े हुए हैं, 10 जनरेटर पड़े हैं, 20 जनरेटर पड़े हैं, 30 जनरेटर पड़े हैं। ये क्या कर रहा है? कस्टमर आ रहा है, कस्टमर को पकड़ता है, जनरेटर बिठवा देता है। इसके लिए क्या ट्रीट होगा? ये इन्वेंट्री ट्रीट होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपका बिज़नेस है, आप जाते हैं बिज़नेस के लिए 5 डब्बे ले आते हैं, कैरी डब्बे बुलान ला के खड़े कर लेते हैं। अब वो व्हीकल्स आपने परचेज़ की हैं, बिज़नेस में इस्तेमाल करेंगे पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो ये क्या कहलाएगी? वो आपकी एसेट्स कहलाएंगे कि ये व्हीकल्स जो है आपकी एसेट्स हैं। लेकिन वही सुजुकी वाले जो डब्बा बना रहे हैं, उनके लिए वो क्या शुमार होगी? इन्वेंट्री शुमार होगी, बिकॉज वो उसको सेल करके पैसे कमाएंगे और वो उसको मैस प्रोडक्शन में बना रहे होते हैं, पब्लिक को बेचते हैं, वो उनके लिए क्या है? इन्वेंट्री है। आपने जब बाय कर ली, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका बेनिफिट आप मोर देन 1 ईयर लेके जाएंगे, तो वो आपके लिए क्या कहला रहा होगा? नॉन करंट एसेट्स में ट्रीट हो रहा होगा। तो समटाइम्स यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन के एक ही चीज़ है, वो इन्वेंट्री में भी जा सकती है और वो किस में जा सकती है? नॉन करंट एसेट में भी। इसको याद रखने की क्या है कि आपका अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, मेन कारोबार उस चीज़ को बेचने का है ना, तो वो आपकी इन्वेंट्री है। जैसे कार का मैन्युफैक्चरर है, इसका मेन कारोबार क्या है? गाड़ियाँ बेचना, तो इसके लिए वो क्या होगी? इन्वेंट्री ट्रेड होगी। लेकिन अगर ये जाके 5 गाड़ियाँ परचेज़ कराते हैं, इनका मेन कारोबार गाड़ी बेचना नहीं है, तो इनके लिए क्या वो होगी? गाड़ियाँ खुद इस्तेमाल कर रही हैं, तो इनके लिए वो क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा। बिकॉज अगर नॉन करंट एसेट्स में कोई चीज़ जाएगी तो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे IAS 16, अगर इन्वेंट्री में जाएगी तो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे IAS 2। तो ये 2 स्टैंडर्ड्स जो है हमारे डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब आपके सामने ये टेबल नज़र आ रहा है, ज़रा इसको रीड करें, इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताना है कि कौन सी इसमें चीज़ जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जानी चाहिए और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हमें इन्वेंट्री में या PPE में शुमार नहीं करना चाहिए। तो इसको रीड करें, फिर इस पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो PPE में आती हैं, कौन कौन चीज़ें जो हैं PPE में नहीं आ रही होती। पढ़ लिया? अब इसका आंसर करना है ना, तो इसका आंसर करने के लिए ये 3 बातें और मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, अगर आपको ये 3-4 बातें याद है सो आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब आएँ इसको पढ़ते हैं। हमने बताना है कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमारी नॉन करंट एसेट में शुमार होती है और कौन कौन सी चीज़ जो है वो नॉन करंट एसेट में शुमार नहीं होगी। अब है स्मॉल टूल्स या स्पेयर पार्ट्स, डेली बेस पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, क्या ये PPE में आएंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं आएंगे। फिर स्टैंड बाय जनरेटर है, 7 साल के लिए इस्तेमाल होगा, ये क्या इसमें आएगा? ये PPE का पार्ट बन रहा होगा। ऑफिस बिल्डिंग PPE का पार्ट बनेगा। ट्रेडमार्क ये इंटेंजिबल है, हमने टेंजिबल्स की बात की है, इंटेंजिबल्स की बात नहीं की, तो ये नहीं आएगा। ऑफिस प्रिंटर 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये किस में जाएगा? PPE में जा रहा होगा। प्लॉट ऑफ अ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, प्लॉट लिया बेचने के लिए, PPE में है कि नहीं? नहीं, बिकॉज आज बिक जाए कल बिक जाए, आपको क्या पता कितना सा रहेगा। तो जो एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल होते हैं
वो कभी भी पीपी का पार्ट नहीं बन रहे होते। फैक्ट्री इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये क्या है, पीपी बन रहा होगा। बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, बस है आपका एसेट है, 10 साल 20 साल चलाएंगे, ये भी क्या होगा, पीपी का पार्ट बनेगा। जनरेटर गिवन टू एन अदर एंटिटी ऑन रेंट, क्या ये है, ये है, बिकॉज हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर आप रेंटल पर्पस के लिए भी कोई सामान देते हैं तो वो भी क्या होगा, पीपी का पार्ट बन रहा होगा। तो ये वो एसेट्स हैं, अगर जो पीपी का पार्ट बनेंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, IAS 16 जो है वो अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक क्या कर रहे होंगे, हम इनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, किसी किस्म की भी, सब क्लियर है? अब एसेट खरीद के लेके आते हैं, किस पे रिकॉर्ड करना है, लिखेंगे सही, बिजनेस में से पैसे ले गए हैं लाख रुपया, एसेट लेके आ गए हैं, किस कॉस्ट के ऊपर लेके आए हैं, किस कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे वो समोसों की रेडी कितने की ली है, क्या लिखेंगे, अमाउंट तो कुछ होगी ना, वो अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे। अब उसके ऊपर हमने देखना है कि जब भी हम एसेट लेके आते हैं तो उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, किस वैल्यू पे लेके चलते हैं, उसकी बात करनी है। जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अखराजात होते हैं, ऐसे ही है। कॉस्ट का मतलब क्या, हमने खर्चा किया है। ये एक्सपेंडिचर्स जो है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे हमारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पता है, डिफरेंस पता है, नहीं पता? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं, रिमेंबर, जो आपके डे टू डे बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, या ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसका बेनिफिट जो है वो लेस देन 12 मंथ्स है, या ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होते हैं। जैसे कैचअप परचेज़ किया था, शॉर्ट टर्म है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप सैलरीज पे करते हैं, रिपेयर्स करवाते हैं, मेंटेनेंस वगैरह करवाते हैं, शॉर्ट टर्म है। अब देखें, इसी पूरे रूम में AC परचेज़ किया, इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है नहीं, लेकिन जो ये लाइट लगी होगी ये शॉर्ट टर्म पे है, ये कल ख़राब हो जाए, परसों ख़राब हो जाए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस के साथ, रोज़मर्रा के मामलात के साथ डील कर रहे हैं, वो कौन से होते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं ना, जितने भी होते हैं हमारे, रिमेंबर, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम क्या कर देते हैं, अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर शो कर देते हैं कि जी ये हमारा ख़र्चा है, हम ख़र्चे के तौर पर क्या कर रहे होते हैं, उनको शो कर रहे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं, लिख लें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट होते हैं। एक्सपेंस आउट का मतलब क्या है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको अपना एक्सपेंस के तौर पर क्या कर देंगे, शो कर देंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बिकॉज इनके बेनिफिट शॉर्ट हैं, रिलेट कर रहे हैं आपकी डेली एक्टिविटीज़ से, तो ये क्या होंगे, हमेशा ये एक्सपेंस आउट ही हो रहे होंगे। उसके बाद आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म है, जिसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा मिल रहा होता है। और नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम एसेट्स को ख़रीदने के लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होते हैं। जैसे इस पूरे रूम में AC जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, LCD जो है ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो फॉल सीलिंग हुई हुई है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्रोजेक्टर जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो लाइट्स लगी हुई हैं ये सारे क्या होंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो रहे होंगे। तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं वो कौन से होते हैं। अब रिमेंबर, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, एसेट की
कॉस्ट का पार्ट बना देना। मतलब हम देखते हैं कि हमने कितने का एसेट ख़रीदा, उसके ऊपर हम लेके चल रहे होते हैं। अब चूँकि हम नॉन करंट एसेट्स ख़रीद के लेके आते हैं, अब ख़रीद के लेके आते हैं तो हमने देखना है किस कीमत के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक लेते हैं, वो कहते हैं जी बाइक की कीमत है 1 लाख रुपया, लेकिन आपको पता है आप बाइक ख़रीदेंगे, लाख रुपए की बाइक लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नंबर प्लेट लगवाएंगे, आप एंड पे कहते हैं जी मुझे तो पड़ी है 1,08,000 रुपये की, ऐसे ही कहते हैं। तो आप कितने की रिकॉर्ड करते हैं बाइक, फिर वो 1,08,000 की रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब आप बिज़नेस में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एसी लेके आए हैं, इन्होंने कहा जी एसी लिया 90,000 रुपये का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेकिन वहाँ पे हमने डिलीवरी चार्जेस पे किए हैं 2,000 रुपया, तो कितने का आया जी, हमें पड़ा 92 का। तो कितने का लिखेंगे फिर, ये 92,000 का लिख रहे होंगे। हम देखते हैं कि जब हम कोई एसेट ख़रीदते हैं या एसेट बनाते हैं, वो तमाम प्रोसीजर से लेके जब एसेट हमारा इस्तेमाल करने की पोजीशन पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे उस डेट तक जितने उस एसेट पे ख़र्चे हुए होते हैं, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब एसेट किसके ऊपर होते हैं मैयर, हमेशा अपनी कॉस्ट के ऊपर होते हैं, कीमत ख़रीद के ऊपर। कॉस्ट क्या होती है, जो उसकी बाइंग वैल्यू है, जो कीमत ख़रीद है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, मैयर कर रहे होते हैं। लेकिन कॉस्ट कैसे चलेगी पता, उसको हम देखते हैं। कॉस्ट डिटर्मिन करने के ये दो हैं। परचेज़ प्राइस, कितने का ख़रीदा, जैसे कहते हैं जी आप जनरेटर ख़रीद रहे हैं, 1 लाख रुपए की जनरेटर की जो है वो कीमत है। आपने अगर इंपोर्ट किया तो कितनी इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगी, जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे वो भी क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी, आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। या जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे वो भी क्या होंगे, कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। लिख लीजिएगा, ये आपके पेपर से ये चीज़ रिलेट करती है R1 से, कि जो रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं, जितने भी आपके टैक्सेस जो रिफंडेबल होते हैं, रिफंडेबल टैक्सेस कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। पास्ट पेपर में 2 से 3 सवाल हैं जिसमें उसने रिफंडेबल टैक्सेस का जिक्र किया हुआ है। रिफंडेबल टैक्सेस इज़ जस्ट लाइक डैट, आपने कोई मशीन इंपोर्ट किया, आपने कोई प्लांट वगैरह मंगवाया, गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 30 दिनों बाद हमसे पैसे वापस ले लेना। जब आपको पैसे वापस मिल रहे हैं तो क्या आपका खर्चा हुआ, नहीं हुआ ना। तो रिमेंबर, ये कभी भी नहीं भूलना, रिफंडेबल टैक्सेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ये हम जाके 16 में पढ़ेंगे, 40 में पढ़ेंगे, 20 में पढ़ रहे होंगे, 3-4 जगह पे हमने जब कॉस्टिंग करनी है तो हम वहाँ पढ़ेंगे। रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वही क्या बनते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा जो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला होता है, रिबेट वगैरह मिला होता है, वो आप लेस करवा देते हैं। जैसे कहते हैं जी लाख रुपए का जनरेटर है, लेकिन मैं आपको 5% जो है वो डिस्काउंट दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी लाख का जनरेटर लिया था, 5% जो है वो मुझे डिस्काउंट मिला, तो आप 5,000 इसमें से लेस करवा देंगे। आपकी कीमत क्या पड़ रही होगी, 95,000 पड़ रही होगी। तो ये चीज़ लेस करवाने के बाद ये आपकी क्या होती है, कॉस्ट बनती है कि जी मैंने इतने का कॉस्ट ख़रीदा। उसके अलावा कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management, के वो तमाम खर्चे जो लाजमी थे एसेट को उसकी मौजूदा लोकेशन पे लाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, वो भी क्या होंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहे होंगे। जैसे डिलीवरी चार्जेस होते हैं, अगर आप ट्रक की डिलीवरी चार्जेस ना दें तो क्या आपके पास एसेट आएगा, नहीं आएगा। तो वो जो डिलीवरी चार्जेस पे किए होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पे इसने एक वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब लिख लें, या अब इसको लिख लीजिएगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि अगर ये एसेट लिया है तो ख़र्चा होगा, अगर ना लिया होता तो ये ख़र्चा कभी भी ना होता। अगर आपने एसेट लिया है तो डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, अगर ये एसेट ना लेते तो आप कोई किसी किस्म के डिलीवरी चार्जेस पे ना करते। इन अदर वर्ड्स, आपने एसेट लिया, अब आपने जहाँ पे लगाना था वहाँ पे जगह आपको तैयार करनी पड़ेगी, बिल्डिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी, साइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर आप वो एसेट, वो जनरेटर, वो प्लांट ना लेते तो क्या कभी भी आप उस जगह को प्रिपेयर करते,
नहीं करते ना। अब वो जगह आपने क्यों प्रिपेयर की है, किसकी वजह से प्रिपेयर की है, उस स्पेसिफिक एसेट की वजह से। तो उस जगह को तैयार करने पे जो खर्चा आएगा वो भी क्या हो जाएगा, आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। या फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट लिया, उस एसेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए। सिर्फ उस एसेट के लिए आप 6 माह के लिए एक एक्सपर्ट हायर करते हैं, वो आता है उसको इंस्टॉल करता है, 6 माह काम करता है, आप उसको पे कर देते हैं। अगर आप वो एसेट बाय ना करते, ना खरीदते, तो क्या आप वो एक्सपर्ट हायर करते, क्या उसको सैलरीज पे करते, नहीं करना। अब वो सैलरीज क्यों एक्सपर्ट को पे कर रहे हैं, बिकॉज आपने एसेट लिया। तो ये वो तमाम कॉस्ट हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एसेट को उसकी मौजूदा लोकेशन पे लाने के लिए, उसको चलाने के लिए, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाती हैं। जैसे एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट बनती है। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, उस बिल्डिंग वगैरह बनाने पे जो आप सैलरीज पे कर रहे हैं लेबर्स को कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, तो वो भी क्या होगी, वो आपकी इसमें पार्ट बन रही होगी। उसके अलावा जो कॉस्ट लगती है आपकी साइट को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें मटीरियल, लेबर, वो भी सारे के सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं, वो प्लांट का पार्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल आप जनरेटर लेके आते हैं, जनरेटर लिया 10 लाख रुपए का, लेकिन जहाँ जनरेटर लगाना था वहाँ पे जगह तैयार करने के लिए 2 लाख रुपए लगा, आपका कमरा तोड़ा, सब कुछ रैंप वगैरह अरेंज किया, तो जनरेटर आप 10 लाख का नहीं लिखेंगे, बल्कि वो जो साइट आपकी प्रिपेयर हुई है वो भी क्या करेंगे, आप जनरेटर की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, आप उसको 12 लाख का रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके अलावा जो डिलीवरी कॉस्ट होती है, हैंडलिंग कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल जनरेटर ले आए हैं, अब उसको नीचे उतारना है, क्रेन मंगवानी पड़ गई है, उसको खर्चा देना पड़ गया है, लिफ्टर लेना पड़ गया है, हैंडलिंग कॉस्ट, अनलोडिंग कॉस्ट, लोडिंग कॉस्ट, कैरिज पे करते हैं, फ्रेट पे करते हैं, ये सारा क्या होगा, उसकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। अब वो ले आए हैं, जनरेटर उतार लिया, खड़ा कर लिया, अब जनरेटर को लगाना है, तारे लेके आएंगे, इंस्टॉलेशन है, डीपी बॉक्स को चेंज करवा रहे हैं, वायरिंग करवा रहे हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जितनी होगी वो भी क्या किस में ऐड करेंगे, जनरेटर की कॉस्ट में ऐड कर रहे होंगे। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, जब मशीन लेके आते हैं, जब आप सैंपल वगैरह बना रहे होते हैं, सैंपल के ऊपर कॉस्ट इनकर हो रही होती है, वो जो सैंपल बनाने पे कॉस्ट इनकर होती है कि मशीन ठीक है या नहीं है, वो भी किसका पार्ट बनेगी, उस मशीन का कॉस्ट पार्ट बन रही होगी। उसके अलावा जो प्रोफेशनल फ़ी पे करते हैं आर्किटेक्टर को, वैल्यूअर को, सर्वेयर को, प्रोफेशनल्स को, वो भी क्या होंगी, एसओडी कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। तो अगर कोई भी कॉस्ट ऐसी है जो डायरेक्टली इनकर हुई है, वो किसका पार्ट बनेगी, हमेशा एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो बन रही होगी। तो ये तमाम कॉस्ट जमा करके हम क्या करेंगे, अपने एसेट की कॉस्ट को लिख रहे होंगे, अपने एसेट की कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जब आप ख़रीद रहे होते हैं ना, उस वक्त जो होते हैं। अब इससे एग्जांपल देखते हैं। कहता है जी एक एंटिटी है, उसने कोई हैवी मशीनरी परचेज़ की है, और मशीनरी की जो इनवॉइस है ना, रसीद हमारे पास ये है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, 46,000 रुपये की, डिलीवरी 900 की, 12 महीने की वारंटी कॉस्ट जो है वो 1600 की है, मतलब वारंटी ली है हमने 12 महीने की, उसका हमने एडिशनल 1600 पे किया है। टोटल जो मेरे इनवाइस पे बिल था वो कितना था, 48,500 का था। इन एडिशन ही इनकर्ड रुपीज़ 3.4 मिलियन, वैसे ये रुपीज़ इन ना मिलियन आना चाहिए, ये ऊपर 3 ज़ीरो मिसिंग है मेरे, तो ये वैसे बन रहा है, अगर इसको आप देखें ये बनेगा 48.5 मिलियन इसकी वैल्यू बन रही है, बिकॉज ऊपर 3 ज़ीरो मिस हुए हैं। कहते हैं इसके अलावा 3.4 मिलियन जो है वो इनकर हुए हैं इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री को मॉडिफाई करने के लिए, सो डैट हैवी मशीनरी कुड बी इंस्टॉल, ताकि वो मशीन लग सके। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी की क्या कॉस्ट होगी जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो देखें सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ जाएगी, डैट इज़ 46, ठीक है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 9 की है, ये आ जाएगी। अब ये वारंटी जो है ना, ये तो हमने खुद खरीदी है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये 12 महीने से कम का ना, तो ये तो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो ये नहीं आएगी। उसके अलावा हमने कितना इनकर किया है, 3.4 मिलियन इनकर किया है, वो भी इसमें आ जाएगा, तो सम कितना बनेगा, ये हम इससे किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम इस मशीन को अपनी बुक्स में 58.4 मिलियन का रिकॉर्ड
कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये है वो क्राइटेरिया कि अगर हम कोई भी एसेट लेके आएंगे तो उसकी कॉस्ट का क्या कुछ आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा, उस तरह लेके चलते हैं। इसमें कोई सवाल है, इसमें देख लें, एग्जाम्पल में देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, सबको क्लियर है, समझ तो नहीं आई? वारंटी आपने परचेज की, अगर आपने पेमेंट एडवांस में कर दी है तो ये आपका करंट एसेट है। और यहाँ पे एडवांस ही पेमेंट हुई हुई है ना वारंटी की, तो ये करंट एसेट है। उसके बाद अच्छा, आप एसेट्स को ख़रीद के ले आते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्या बाद में कभी उसके पे ख़र्चा नहीं होता? आपने एक बिल्डिंग ली है, क्या 10 साल के बाद बिल्डिंग रेनोवेट करते हैं? एक बिल्डिंग ली है, 5 साल चलाई है, अब आप 5 साल के बाद क्या बिल्डिंग पे पेंट कर रहे होंगे? एक गाड़ी ली है, गाड़ी को आपने 5 साल चलाया है, अब जाके 5 साल के बाद आप उसके टायर चेंज करवा रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? आप माइट भी उसका इंजन ख़राब हो गया, आप इंजन चेंज करवा रहे होंगे, होगा। और गाड़ी का आप हर 2-3 माह बाद इंजन ऑयल चेंज करवा रहे होंगे। तो एसेट ख़रीदने के बाद भी उसके ऊपर क्या हो रहे होते हैं, एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कह रहे होते हैं। अब ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो हम एसेट ख़रीदने के बाद करते हैं, इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्या इन एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रिमेंबर, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्राइटेरिया फुलफिल करना कैपिटलाइजेशन का, वो कैपिटलाइज करेंगे। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने एक बिल्डिंग ली थी, 2 मंजिला थी, आपने 5 साल के बाद एक और एडिशनल मंजिल डाल दी है, तो जो एडिशनल आपने स्टोरी डाली है, क्या वो कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज वो तमाम क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही है कि ये बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म रहेगा, 1 साल से ज़्यादा हम इसका बेनिफिट हासिल करेंगे। सो डैट्स वाई जो हमने एडिशनल स्टोरी डाली होगी, उस पर जो कॉस्ट इनकर होगी वो हम क्या कर देंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। लेकिन उसी बिल्डिंग का आप हर साल के बाद पेंट करवा रहे हैं, क्या वो होना चाहिए? नहीं, बिकॉज पेंट का बेनिफिट जो है वो तो आपको 1 साल से ऊपर नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। आप कार के एग्जांपल ले लें, आप गाड़ी लेके आते हैं, आप गाड़ी का हर 5 महीने के बाद इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं 10,000 रुपये का, इसे कैपिटलाइज करेंगे? कभी भी नहीं। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। लेकिन वही गाड़ी है, उसके आपने टायर चेंज करवा लिए हैं, अब टायर्स चेंज करवा गए, टायर तो चलेंगे 2-3-4 साल, तो जो टायर रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, उस गाड़ी की व्हीकल कॉस्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपने उसी गाड़ी का इंजन चेंज करवा दिया, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसका एक सिंपल सी एक वो होता है, आप कह सकते हैं टिप होती है कि कोई भी ऐसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जिससे एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही हो ना, कोई भी ऐसा ख़र्चा जिससे आपके ओरिजिनल एसेट की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, उसे हम क्या करते हैं, हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। देखिए, टायर चेंज करवाएंगे, गाड़ी की लाइफ बेहतर नहीं हो जाएगी, गाड़ी की एफिशिएंसी बेहतर नहीं हो जाएगी, कैपिटलाइज होगा। बिल्डिंग पे एक्स्ट्रा कमरा डाल दिया है, बिल्डिंग बेहतर नहीं हो जाएगी, कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर आप ऑयल चेंज करवा रहे हैं, ऑयल चेंज का उसकी लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेंट करवा रहे हैं, पेंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है कि वो तमाम एक्सपेंडिचर जिससे उसका लाइफ वगैरह इंक्रीज़ हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, वो क्या होते हैं, हमेशा कैपिटलाइज हो रहे होते हैं। तो जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, जितने भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसकी वजह से एसेट में इजाफा होगा, उसकी लाइफ में, उसकी एफिशिएंसी में, वो सारे के सारे क्या होंगे, एसेट की कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे। आपने एक एसेट लिया, मशीन ली है, मोटर लगाई हुई है, आपने मोटर रिप्लेस करके बड़ी मोटर लगा दी है, अब मशीन ज़रा अच्छा परफॉर्म कर लिया है, तो जो बड़ी मोटर आई होगी वो क्या हो जाएगी, उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, अगर उनकी वजह से आपके एसेट्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो वो क्या हो जाएंगी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट में हम उन्हें ऐड कर देंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एसेट ख़रीदने के बाद भी अखराजात होते हैं ओवर द लाइफ। अगर ओवर द लाइफ का खर्चा होगा तो वो कैपिटलाइज भी हो सकता है, वो एक्सपेंस आउट भी हो सकता है। कैपिटलाइज कब होगा, जब उसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर है और उससे अगर एसेट में इंप्रूवमेंट वगैरह आ रही है तो वो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, वो एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। इंश्योरेंस आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो कैपिटलाइज नहीं होगी।
हाँ, जो अगर आपने कोई प्लांट वगैरह इंपोर्ट किया है, जो आपने ट्रैवलिंग पे इंश्योरेंस पे की है, वो प्रीमियम कॉस्ट का पार्ट बनता है। लेकिन बिल्डिंग इंश्योरेंस कराई हुई है कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, ये आपका रेवेन्यू नेचर है। जब कभी बिल्डिंग में आग लगे तब पैसे मिलने, अदरवाइज आप पे कर रहे हैं, ये कैपिटलाइज नहीं होती। लेकिन जो ट्रैवलिंग पे इंश्योरेंस पे करेंगे ना, वो कैपिटलाइज हो रही होंगी, बिकॉज वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अगर आप ना प्लांट इंपोर्ट करते, आपको कभी भी इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़नी थी, तो वो डेट्स वाई वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसलिए हमसे हम क्या कर रहे होंगे, कैपिटलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, इतना बहुत है, क्या कर चले? चलो जी, बहुत है, रोज़े हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, वैसे भी बेसिक्स पे ही हैं, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ। डिप्रिसिएशन पे हमने इंशाल्लाह मंडे को मूव करेंगे, तो अभी तो कंटेंट आना है R1 का। तभी सिर्फ इस चैप्टर की वो तमाम इनिशियल्स हैं जो आपको आने चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा पता क्या होगा, जब हम करेंगे ना स्टार्ट स्टैंडर्ड IS 16, वो जल्दी हो जाएगा, उस पर हमें इतना नहीं टाइम लगाना पड़ेगा वहाँ पे बेस वगैरह डेवलप करने पे। अगर यहाँ पे आपकी बेस डेवलप हो रही है, अभी जितनी हमने बातें की है ना कॉस्ट से लेके, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं 5-6 नंबर के, जो आप अभी भी कर सकते हैं। बट आई गेस हम कल या परसों में क्वेश्चन जो हैं कर रहे होंगे, कॉस्ट को मेजर कैसे करना है और कैसे नहीं करना, जो पास्ट पेपर से रिलेट है और जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है, वो हम इंशाल्लाह कल या परसों या मंडे को गैस कर रहे होंगे। इंजन ऑयल साल में आप, इंजन ऑयल के बेनिफिट्स जो है ना वो ओवर द ईयर नहीं होते, 2-3 माह इंजन ऑयल निकालता है सिर्फ, लेकिन टायर जो है वो भाई 3-4 साल निकाल देते हैं। डेट्स वाई टाइम है ना, क्योंकि बेनिफिट्स जो है 1 साल से ऊपर के हैं। अगर बेनिफिट 1 साल से ऊपर के हैं तो वो कैपिटलाइज है, अगर बेनिफिट 1 साल से कम के हैं तो वो रेवेन्यू होगा। अब इंजन ऑयल जो है वो 1 साल से कम ही चलेगा। हाँ, हो सकता है गाड़ी लाई खड़ी कर दी तो चलाई नहीं गाड़ी कभी भी, फिर आपको तो वो हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर नहीं है। आप हर 3 महीने बाद उसका ऑयल चेंज कर रहे हैं, बेनिफिट आप हर 3 महीने के बाद उसका ले रहे हैं, वो नहीं है, मोर देन अ ईयर नहीं है। दोनों देखने क्राइटेरिया कि बेनिफिट मोर देन अ ईयर है कि नहीं है, उसमें बेनिफिट जो है वो मोर देन नहीं है। कोई एक कंडीशन पूरी नहीं, दोनों। टायर वाली जो एग्जांपल दिया है, टायर में इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई? किसने क्या, जो पहले टायर यूज हुए हैं वही कंपनी के, अगर तो आप वो जो टायर ख़त्म हो गए, नहीं 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 नहीं, आप अगर वो टायर ओल्ड इस्तेमाल करें तो गाड़ी चल जाएगी? टायर ख़त्म हो गए हैं, गाड़ी कैसे चलाएंगे बताएं? गाड़ी चलेगी? आप जाएंगे अपनी गाड़ी पे, आएंगे 1122 पे, रियलिटी है। तो वो ऐसे नहीं होता, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं गाड़ी चलाने के लिए। अगर गाड़ी एक टायर चेंज नहीं कराए, गाड़ी ख़त्म हो गई है। ठीक है, कल टेस्ट इनका फिर दे देंगे, जिससे पहले देना पहले दे देगा, अदरवाइज़ एंड पे टेस्ट करा देंगे घर से करके ला के, परसों आपको पहले सबमिट करवा देंगे।